885 करोड़ रुपए खर्च करके मोदी जी विदेश यात्रा क्यों कर रहे थे? ट्रंप की मदद करने के लिए, अपनी एप्स्टीन फाइल को दबाने के लिए। अभी खबर आई है कि बहुत सारी चीजें अभी खुलनी है। अगर प्रधानमंत्री की कोई नस नहीं दबी है, कोई ऐसी बात नहीं है, तो प्रधानमंत्री जी को खुद सामने आना चाहिए कि एक तरफ सरकार मुस्लिमों को ठीक करने, सबक सिखाने जैसे स्लोगन के साथ दाल मंडी पे कार्रवाई करती है, उसी की आड़ में सैकड़ों 5600 किसान हैं काशी द्वार परियोजना में, 5600 किसानों की जमीन जबरिया ले रही है जो कि हिंदू हैं। मंडन मिश्रा जी की मूर्ति कहाँ है? शिव की कचहरी कहाँ है? बताएं। अक्षय वट काट के फेंक दिया, वो कहाँ है? कैसा संरक्षण है ये जो आपने सब काट के तोड़ के फेंक दिया? शिवलिंग को कूड़ों में फेंका गया था और जब बवाल मचा तो उठा के उसको लंका थाने में रखा गया। अगर कुछ गलत नहीं हो रहा होता तो प्रेस पर पाबंदी क्यों होती? प्रेस को बनारस में जिस तरीके से रोका गया, मुझे मणिपुर याद आ जाता है। गरीबों की दुकान उजाड़ने में वो विकास बताते हैं, लेकिन अमीरों के शॉपिंग कॉम्प्लेक्स तोड़ने के औकात नहीं है उनकी। तो चौड़ीकरण जो होता है वो सड़कों का होता है, गलियों का नहीं होता है। और गलियों का शहर है बनारस। सुप्रीम कोर्ट नहीं ले सकता। जो सुप्रीम कोर्ट छोटी छोटी बातों पर स्वतः संज्ञान लेता था, वो अब सेलेक्टिव हो गया है। सरकार के इशारे पे वो संज्ञान लेगा। फिल्म का नाम दुरुस्त होगा, हेमंता जो जहर फैलाएंगे उस पर वो कहेगा नहीं, इस पे बात नहीं करेंगे। क्या मामला है? केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री से मैंने सवाल किया और मुझे अरेस्ट किया गया। कल प्रदर्शन था लखनऊ में और परसों सुबह से ही कांग्रेस के कार्यकर्ताओं, नेताओं को घर जाकर हाउस अरेस्ट किया जा रहा था। नमस्कार, आप देख रहे हैं फोरम 4। मैं हूं प्रभात। आज एक विशेष मुद्दे पर बात करने वाले हैं। हमारे साथ हैं खास मेहमान वैभव त्रिपाठी जी। बनारस से चल करके आए हैं दिल्ली, और बनारस में जिस तरीके से आज के समय पर चौड़ीकरण और विस्तारीकरण के नाम पर बुलडोजर चल रहा है, आपने कुछ हाल ही में देखा, तमाम वीडियोज सामने आए जिसमें दाल मंडी में बुलडोजर चल रहे थे और उसमें किस तरीके से लोगों के दुकानों को, घरों को तोड़ा जा रहा है, अवैध बता करके अवैध। और उसके बाद साथ ही साथ आपने देखा कि बनारस के जो मणिकर्णिका घाट है, वहाँ माता अहिल्याबाई होलकर की प्रतिमा को खंडित करने का दावा किया गया और उसमें तमाम तरीके के आरोप बीजेपी पर लगे। जिस तरीके से बीजेपी हिंदूवादी सरकार होने का दावा करती है, हिंदुत्व के एजेंडे पर काम करती है, इसी मुद्दे पर बात करेंगे। सर, कैसे देखते हैं आप? तो बनारस में पूरा देख चुके हैं कि इस तरीके से क्या कुछ वहाँ पर हो रहा है। अभी क्या ताज़ा जो है घटनाक्रम हुआ है और कैसे वहाँ पर बुलडोजर चल रहा है? देखिए, ऐसा है कि दाल मंडी में जो ये बुलडोजर चल रहा है, ध्वस्तीकरण का काम जो हो रहा है, उसमें ये सरकार दिखाना चाहती है कि हम मुस्लिमों को ठीक कर रहे हैं। कमोबेश यही बात जो भाजपाई है वो दबी जबान कहता है अपने चर्चाओं में, लेकिन दाल मंडी में दुर्भाग्य से आधे से ज़्यादा जो किराएदार, जो दुकानदार हैं, वो हिंदू हैं। और इस बात को सोचिए कि वो गैर जरूरी है। दाल मंडी को तोड़ने की वजह से कोई कुछ बड़ा फायदा नहीं होना है, या कोई ऐसी आपात स्थिति नहीं है कि अगर वो नहीं तोड़ा जाएगा तो जनजीवन प्रभावित होगा। हाँ, ये जरूर है कि उसमें हजारों की संख्या में जिनकी दुकानें हैं, जिनका व्यापार है, रोजी रोटी है, उनका परिवार जरूर प्रभावित होगा। उससे लाभ कम है और लोगों को समस्याएं ज़्यादा हैं। अब एक तरफ दाल मंडी में मुसलमानों को ठीक करने के अंदाज में योगी सरकार काम कर रही है, वहीं आपको बताऊं एक्सपो सिटी और काशी द्वार परियोजना में लगभग 21 गाँव में जबरिया जमीन ली जा रही है। अगर काशी द्वार परियोजना की बात करें तो उसमें 11 गाँव में 5600 किसानों की 800 से ज़्यादा, 800 एकड़ से ज़्यादा जमीन जबरन ली जा रही है। वहाँ किसान देना नहीं चाहता है। पिछले साल किसानों के विरोध के बाद वहाँ के स्थानीय विधायक अवधेश सिंह ने
बयान दिया और बाकायदा पेपर में छपा और धन्यवाद भी किसानों से ले लिया कि ये परियोजना रद्द हो गई और अब वही बैकडोर से जबरिया उसकी ज़मीन छीनी जा रही है। अभी ताज़ा मामला में उन्हीं विधायक जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और कहा कि हम रेट से 25% ज़्यादा मुआवजा दे रहे हैं। हमने उसका विरोध भी किया और हमने ये कहा है कि किसानों को आपकी भीख नहीं चाहिए, उनकी सहमति जरूरी है पहले, क्योंकि कानून है। सहमति के आधार पर अगर 75% से ज़्यादा किसान सहमत है तभी आप ले सकते हैं ज़मीन, अन्यथा आपको उनसे जबरियन ज़मीन छीनने का कोई अधिकार नहीं है। और वो भी जो कानून में विधान है 2 गुना 4 गुना जो मुआवजा देने का, उस पे सहमति के साथ आप ले सकते हैं। 25% ज़्यादा की भीख नहीं चाहिए किसानों को। इसी मामले को लेकर पिछले 7 तारीख को हमने केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री कमलेश पासवान जी, जो कि बनारस पहुंचे हुए थे बजट को लोक लुभावना और गरीब हितैषी बताने के लिए, उनको हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद उनसे मिलकर किसानों की आपत्तियां दर्ज कराई और हमने 2 टूक सवाल किया कि जब किसानों का घर बार किसान ज़मीन जो उनकी रोजी रोटी है एक साथ छीन लेंगे आप, तो बताइए कि किसानों को उजाड़ कर कौन सा ग्राम विकास करेंगे। उस पर बात तो उन्होंने बहुत सधी हुई कि हम बात करके इसका समाधान निकालेंगे, लेकिन उसके तुरंत बाद ही 5 मिनट के अंदर मुझे गिरफ्तार कर लिया गया। मेरा कहने का मामला ये है कि एक तरफ सरकार मुस्लिमों को ठीक करने, सबक सिखाने जैसे स्लोगन के साथ दाल मंडी पे कार्रवाई करती है, उसी की आड़ में सैकड़ों 5600 किसान हैं काशी द्वार परियोजना में, 5600 किसानों की जमीन जबरिया ले रही है जो कि हिंदू हैं। एक तो ये हो रहा है और दूसरा, सरकार बिल्कुल भी अपने खिलाफ कोई आवाज़ उठने नहीं देना चाहती है। इसका प्रमाण मैं खुद हूँ कि हमने जब केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री से सवाल किया तो एक तरफ सवाल होता है और दूसरी तरफ बेवजह अलोकतांत्रिक असंवैधानिक तरीके से मेरी अरेस्ट होती है। तो ये सरकार किसी का भला नहीं कर रही है। बनारस में विकास की बात अगर करेंगे तो कभी काशी आइए, हम आपको गली गली घूम के दिखाएंगे कि वो गलियां जिसमें सीवर ओवरफ्लो हो रहा है, नालियों से पानी ओवरफ्लो हो रहा है, वहाँ के नागरिकों को जल मल एक साथ सप्लाई हो रहा है, पानी नहीं मिल पा रहा है शुद्ध, वो विकास जरूरी है। वो बुनियादी ज़रूरतें हैं जो कि नगर निगम, भाजपा की राज्य की सरकार, इनकी जिम्मेदारी है। वो करने की जगह वो एक ऐसी जगह ध्वस्त कर रहे हैं जहाँ पे हजारों लोगों का रोजगार प्रभावित हो रहा है और वो वहाँ से जाकर कहाँ काम करेंगे। मुझे तो एक बात समझ आती है कि जिस तरीके से पालिका बाजार दिल्ली में है, वैसे ही कॉम्प्लेक्स बनाते और सबसे पहले उस कॉम्प्लेक्स में इन दुकानदारों को कहते कि भैया अब आप दुकानें वहाँ ले जाइए और पूरे बाजार को शिफ्ट करते, जिससे उनको भी असुविधा नहीं होती और आप जो करना चाहते हैं वो भी सहूलियत से हो जाता। सुनने में ये भी आया कि दाल मंडी के बहुत सारे दुकानदार स्टे भी लेकर आए, लेकिन जो स्थानीय प्रशासन है वो हाई कोर्ट के स्टे का अवमानना कर रहा है। लेकिन सुनेगा कौन, किसको सुनाए। यहाँ गरीब मरता रहता है, अमीर लूटकर विदेश भाग जाता है और मोदी जी कहते हैं बोलो वाह मोदी वाह। तो दाल मंडी हुआ और वहाँ मणिकर्णिका, दोनों जगह पर मणिकर्णिका पे आप बात कर लेते हैं। मणिकर्णिका पे जो हम बात कह रहे हैं, मणिकर्णिका तो अचानक से नेशनल मीडिया ने उठाया और मैं ये समझता हूँ, मुझे जो मेरी समझ है कि शायद सरकार ने मुद्दा डाइवर्ट करने के लिए उसको हवा दी और उसमें फंस गई। मणिकर्णिका से पहले 2018 से 21 के बीच सैकड़ों काशी खंडों देव विग्रहों को भाजपा सरकार ने तोड़ा, अक्षय वट काट के फेंका, शिव कचहरी उजाड़ दी और जो प्रथम आदि शंकराचार्य महाभाग ने जो पहले शंकराचार्य की नियुक्ति की थी, मंडन मिश्रा जी, जिनसे उनका शास्त्रार्थ भी हुआ था, उनकी मूर्ति तक खंडित कर दी, तोड़ दी।
द्रौपदादित्य को तोड़ दिया, अक्षय भट्ट हनुमान का पैर तोड़ दिया, ये सब हुआ, लेकिन नेशनल मीडिया इस पे मौन थी क्योंकि सरकार की इजाजत नहीं थी कि उस पर डिबेट हो। मैं समाज, जो पाल समाज के लोग हैं, जो अहिल्याबाई होलकर के नाम पे पूरे तरीके से जागृत हुए और उन्होंने विरोध दर्ज किया, सनातनी जो है, जो ये कहते हैं कि हम सनातनी हैं, उनके मौन पे मुझे चिंता होती है। और मैं साधुवाद देता हूँ पाल समाज के उन लोगों को, उन वीरों को, जिन्होंने सीधे से सरकार को विरोध किया और वो बात सबके सामने आ गई। लेकिन सनातनी जो हिंदू भाजपाई बन गया, वो मौन हो गया। तो सनातन भाजपाई होने से नहीं, सनातनी होने से चलेगा। अब आज देखिए योगी जिस प्रकार शंकराचार्य जी से प्रमाण मांगते हैं, अरे भाई पीठामनाय में जो विधान है, आदि शंकराचार्य महाभाग ने जो पीठामनाय बनाया है और 4 पीठों पे जो इस परंपरा से, गुरु शिष्य परंपरा से शंकराचार्य की नियुक्ति होती है, आप उसको चैलेंज करते हैं। आपकी हैसियत क्या है? आपको शर्म नहीं आती? आप भी उसी गुरु शिष्य परंपरा से मठाधीश बने हैं गोरख पीठ की। सवाल यह है कि आप उस सन्यास का अपमान कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ सन्यास का अपमान कर रहे हैं, क्योंकि हमारे वहाँ पुराणों में इसका वर्णन है कि राजसी माया को छोड़कर आप सन्यास तो ग्रहण कर सकते हैं, लेकिन पुनः सन्यास से राजसी माया में नहीं जा सकते हैं। लेकिन आप राज सत्ता के लिए उस सन्यास का अपमान कर चुके हैं। आप सन्यासी बने और बाद में फिर सत्ता की कुर्सी पर बैठ गए, ये वर्जित है। और आप शंकराचार्य के ऊपर सवाल उठा रहे हैं। और जिस तरीके से एक अंधे संत बनने की जो स्वान रचता है, हमारे वहाँ विधान है, पुराणों में वर्णन है कि कोई विकलांग व्यक्ति सन्यास धारण नहीं कर सकता। लेकिन जो सूर हैं और खुद को सन्यासी कहते हैं, वो अपने एक चेला को आगे करके जिस प्रकार अभद्र आरोप लगवाते हैं, जिस प्रकार शंकराचार्य जी पर कीचड़ उछाला जा रहा है, ये सनातन के लिए खतरनाक है। और सनातनी जो है, जो भाजपा का गुलाम नहीं है, वो सनातनी शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी महाभाग के साथ खड़ा है। और सनातन को किसी भाजपा, किसी संघ, किसी विश्व हिंदू परिषद या किसी योगी के हिंदू युवा वाहिनी की आवश्यकता नहीं है। सनातन आदिकाल से था, है और अंत काल तक रहेगा। लेकिन योगी को अपनी सीमाओं में रहना चाहिए। मुख्यमंत्री बनने से पहले उनको ये सोचना चाहिए कि जब वो संन्यास ग्रहण कर चुके हैं तो फिर राज्य सत्ता के मालिक कैसे बन रहे हैं, ये बड़ा सवाल है। प्रधानमंत्री मोदी का संसदीय क्षेत्र है और वहाँ पर जिस तरीके से चौड़ीकरण हो रहा है, क्योटो बनाने की बात कही जा रही है, लंदन स्ट्रीट की तरह अब दिखेगा दाल मंडी, ऐसी भी बातें कही जा रही हैं। क्या लग रहा है, उस ओर हम बढ़ रहे हैं? वहाँ पर प्रेस को रोका जा रहा है, सुनने में आया जिस तरीके से। इस बात को, अगर कुछ गलत नहीं हो रहा होता तो प्रेस पर पाबंदी क्यों होती? प्रेस को बनारस में जिस तरीके से रोका गया, मुझे मणिपुर याद आ जाता है। मणिपुर में भी पाबंदी लग गई, कभी कभी जम्मू कश्मीर में भी लगती है पाबंदी। तो आप देश को क्या बनाना चाहते? प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में अगर गलत नहीं हो रहा होता तो प्रेस में पाबंदी क्यों होती? ये बड़ा सवाल है। और लंदन स्ट्रीट बनाना है तो पूरा बनारस विकास को तरस रहा है, पूरा बनारस विकास को तरस रहा है। सड़कों का चौड़ीकरण वहां आवश्यक है, वो नहीं हो रहा है, बहुत समय से लंबित है। ट्रैफिक सड़कों पर गुजरती है, लेकिन क्या मजाक है कि गली का चौड़ीकरण हो रहा है और सड़कों पर जहां भाजपा के बड़े बड़े नेता, विधायक, मंत्री के अपने अपार्टमेंट्स हैं, कमर्शियल कॉम्प्लेक्स हैं, उसको तोड़ने की औकात नहीं है योगी में। गरीबों की दुकान उजाड़ने में वो विकास बताते हैं, लेकिन अमीरों के शॉपिंग कॉम्प्लेक्स तोड़ने के औकात नहीं है उनकी। तो चौड़ीकरण जो होता है वो सड़कों का होता है, गलियों का नहीं होता है। और गलियों का शहर है बनारस, और आप ऐसी बात कर रहे हैं। करने का आप कैसा दिखेगा? क्या इस जो विकास के रास्ते पे चल रहा है, इसको लेकर के कैसे दिखेगा? बिल्कुल ऐसा दिखेगा कि जो हेरिटेज है उसको ध्वस्त कर दिया। जो बूढ़े माँ बाप थे
उनको भाजपाइयों ने वृद्धाश्रम भेज दिया जी। और अब घर बहुत साफ सुथरा है, वहां कोई कुरूप बाप नहीं है। यही सोच है जो लोग विरासत को तोड़कर विकास की बात कर रहे हैं। वो तो संरक्षण का भी बात कर रहे हैं, कह रहे हैं संरक्षित भी करेंगे उस कोई प्रतिमा को या फिर जो भी कोई संरक्षण नहीं है। मैं योगी से सवाल को पूछता हूं, बनारस के प्रशासन से सवाल पूछता हूं, प्रधानमंत्री जो सांसद हैं बनारस से, उनसे सवाल पूछता हूं, मंडन मिश्रा जी की मूर्ति कहाँ है? शिव की कचहरी कहाँ है? बताएं। अक्षय वट काट के फेंक दिया, वो कहाँ है? कैसा संरक्षण है ये जो आपने सब काट के तोड़ के फेंक दिया? सैकड़ों जो शिवलिंग लंका थाने में, आज भी थाने में बाबा विराजमान है, जो कहीं कूड़े में फेंकी गई थी। शिवलिंग को कूड़ों में फेंका गया था और जब बवाल मचा तो उठा के उसको लंका थाने में रखा गया। अब आप सोचिए कि महादेव के जो विग्रह हैं उनको थाने में रखा गया है, संरक्षण हो रहा है। क्योटो की जो बात आप करते हैं, क्योटो को जब आप देखेंगे तो हर उस विरासत को, हर उस हेरिटेज बिल्डिंग को संरक्षित किया गया और वहाँ से रिहायश जो थी, एक नया शहर बसाया गया। तो संरक्षण उन हर विरासत की गई है क्योटो में। और यहाँ क्या हो रहा है? तोड़ के अट्टालिकाएं बनाई गई। मैं तो कहता हूँ ना कि औरंगजेब ने मंदिर तोड़कर अगर मस्जिद बनवाया तो मोदी ने मंदिर तोड़कर अट्टालिकाएं बनाई। विश्वनाथ कॉरिडोर नहीं, वो विश्वनाथ कॉम्प्लेक्स बना दिया। पहले जो बाबा का दर्शन करने जाते थे वो गर्भगृह में प्रवेश करते थे, बाबा को स्वतः जल चढ़ाते थे, भस्म लगाते थे, उसके बाद बाहर निकलते थे। आज जो श्रद्धालु पूरे देश से वहाँ जा रहा है, 4 घंटे 5 घंटे लाइन में लग रहा है, और जब वो गेट पर जाता है बाहर अंदर प्रवेश तो सिर्फ मंत्रियों का होगा भाई, मंत्री के अलावा किसी का प्रवेश नहीं होगा। और उसको गेट पर 10 सेकंड के लिए रोक दिया जाता है। 10 सेकंड में आपने बाबा को दर्शन किया, जल उसमें डाला कि नहीं डाला, तुरंत आपको भगा दिया जाता है। अब 4 घंटे जो श्रद्धालु देश भर से आया है, 4 घंटे 5 घंटे लाइन में खड़ा है, और उसके बाद उसको दर्शन हुआ कि नहीं, बाबा से प्रणाम तो कर ले, इतना तो समय मिलना चाहिए था। दाल मंडी में सुसाइड की भी खबरें सामने आई जिस तरीके से, और आग लगा ली थी। बेसिकली जिसका घर बार रोजी रोटी सब उजड़ जाएगा वो क्या करेगा? और कोई सुनने वाला नहीं है। मैं कहता हूं सुप्रीम कोर्ट को, क्या स्वतः संज्ञान सुप्रीम कोर्ट नहीं ले सकता? जो सुप्रीम कोर्ट छोटी छोटी बातों पर स्वतः संज्ञान लेता था वो अब सेलेक्टिव हो गया है। सरकार के इशारे पे वो संज्ञान लेगा। फिल्म का नाम दुरुस्त होगा, हेमंता जो जहर फैलाएंगे उस पर वो कहेगा नहीं, इस पे बात नहीं करेंगे। क्या मामला है? कहीं तो निष्पक्षता होनी। बीजेपी सरकार के खिलाफ ही, बीजेपी सरकार के मुख्यमंत्री को लेकर के ही उन्होंने, सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि बीजेपी सरकार के मुख्यमंत्री इस तरीके के बयान देते हैं क्या? नहीं, अब मैं वही बात तो कह रहा हूँ, हेमंता ने क्या नहीं कहा? क्या उसका स्वतः संज्ञान नहीं लेना था? वो एक तरीके से प्रोवोक कर रहे हैं हिंदू मुस्लिम करने के लिए। क्या मुस्लिम इस देश का नागरिक नहीं है? जो लोग आज सत्ता में बैठे हैं, उनके जो मातृ संगठन है, वो अंग्रेजों के साथ गलबहियां करते थे। वो ये कहते थे कि आजादी की कोई जरूरत ही नहीं है। आप बात ऐसी कर रहे हैं। और जो मुसलमान, उसके पास, आप हिंदू हैं और भारत में हैं, आपके पास चॉइस नहीं थी पाकिस्तान जाने की। उस मुसलमान के पास चॉइस थी पाकिस्तान जाने की, लेकिन उसने भारत भूमि को अपना देश चुना, तो उसकी इस भावना का सम्मान होना चाहिए। मोहन भागवत जी का बयान तो आया, वो कह रहे हैं कि बात कहना चाह रहा था कि जो हिंदू बाय चॉइस पाकिस्तान में रह गया, वहां जिस तरीके से उनका उत्पीड़न हो रहा है, उसके लिए हमारे मन में भावनाएं हैं कि उनका उत्पीड़न हो रहा है, उनको भारत में नागरिकता दी जाए। तो भाई उसने तो जानबूझ के उसी पाकिस्तान को चुना था। और जिस मुसलमान ने चॉइस से इस भारत को अपना देश माना, उसके उस भावना को सम्मान की नज़र से देखना चाहिए, उनका उत्पीड़न नहीं करना चाहिए। बांग्लादेश पाकिस्तान में अगर हिंदुओं का उत्पीड़न होता है, अल्पसंख्यकों का,
तो अगर हमारा खून खौलता है तो यहाँ जो आप कर रहे हैं वो भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये मामला हिंदू मुसलमान सिख ईसाई का नहीं है, ये मामला मानवता का है, इंसानियत का है। मोहन भागवत जी का जो बयान आया है इस पर, जो कि सम्मान उनको घर वापसी करानी चाहिए, क्योंकि मुसलमान तो भारतीय ही हैं, सारे सऊदी अरब से तो नहीं आए हैं, और साथ ही हिंदू धर्म के लोगों को कहा है कि 3 बच्चे पैदा करें। तो ये क्या लगता है कि इस तरीके का बयान आना क्या सम्मान देने की बात ही हो रही है मुसलमान? देखिए, ऐसा है कि एक तरफ जहाँ बात चल रही थी जनसंख्या नियंत्रण की, वहीं अब ऐसे बेतुके बयान दे रहे हैं। और संघ क्या है जिसकी अपनी औकात रजिस्ट्रेशन कराने की नहीं हो पाई, वो हमको बताएगा। और हमारे लिए संघ का उल जलूल बयान मायने ही नहीं रखता। संघ भारत का संविधान नहीं है। लेकिन प्रधानमंत्री कार्यक्रम में तो मोहन भागवत जी भाई ऐसा है कि जो उन्हीं के रहमो करम पे सत्ता तक पहुंचे हैं, वो तो उनकी बात करेंगे, सुनेंगे। हम जानते हैं ना, बचपन में हमको सिखाया जाता था कि गलत जगह मत जाओ, शाखा में मत जाओ। हम जानते हैं शाखा में जाने वाला हिंदू मुस्लिम ही कर सकता है, देश में विभाजन का कारण ही बन सकता है। देश का जो विभाजन हुआ पाकिस्तान और भारत का, आप उठा के देख लीजिए। हिंदू महासभा के एक सम्मेलन में सावरकर ने कहा था यहाँ 2 भारत रहते हैं, एक हिंदू भारत, एक मुस्लिम भारत, इनको अलग होना चाहिए। जिस बात को जिन्ना ने आगे उठाया और देश के टुकड़े हुए। कांग्रेस जिम्मेदार नहीं है देश के बंटवारे के लिए, आरएसएस और सावरकर जिम्मेदार है, जिन्ना जिम्मेदार है। ये जो बातें कहते हैं बंटवारे के लिए कांग्रेस जिम्मेदार, गांधी और नेहरू जिम्मेदार, सावरकर और जिन्ना जिम्मेदार। और जब ये बात कहते हैं संघ वाले कि प्रधानमंत्री अगर नेहरू को नहीं बनाया गया होता तो देश नहीं बंटता, तो क्या सवाल है आरएसएस के लोगों से, भाजपा के लोगों से, कि वो जिन्ना को चाहते थे देश का पहला प्रधानमंत्री बनाना? ये बड़ा सवाल है। हालांकि जिन्ना का इसमें क्लियर स्टैंड था कि हमको देश का बंटवारा ही चाहिए, हमको अलग मुस्लिम राष्ट्र ही चाहिए। तो उनके आरोप में भी एक सवाल खड़ा होता है, उसका जवाब उनको देना चाहिए। कांग्रेस ने जिस तरीके से कल प्रदर्शन किया लखनऊ में, और उसको बैरिकेटिंग रोका गया, मतलब पूरे राज्य में लोगों को रोका गया, हिरासत में रखा गया, हाउस अरेस्ट किया गया, इसी मुद्दे को लेकर के, दाल मंडी और मणिकर्णिका और शंकराचार्य, इन्हीं मुद्दों को लेकर के प्रदर्शन था। मनरेगा। हाँ, देखिए, ऐसा है कि सरकार अपने खिलाफ कोई बात सुनना नहीं चाहती। शुरुआत मैं बताता हूँ, यूपी में 23 और 24 सितंबर 2017 की रात में 500 बच्चियां लगभग बीएचयू सिंहद्वार पे मोलेस्टेशन के खिलाफ प्रदर्शन कर रही थी। और उनकी मांग थी कि बीएचयू में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएं और सुरक्षा प्रदान की जाए। उस पर योगी सरकार ने रात को बर्बर लाठीचार्ज किया। मतलब क्या है, जो बच्चियां अपनी सुरक्षा की मांग कर रही हैं, ये एक सन्यासी का स्वांग रचने वाला योगी अपनी पुलिस को भेजकर उनके ऊपर लाठीचार्ज करके उनको भगा देता है। ये सन्यास है। सन्यास सबके प्रति संभाव रखने वाले व्यक्ति का स्वभाव होता है सन्यासी के अंदर, लेकिन ये हो नहीं रहा है। और वैसे ही आगे बढ़ते हैं। उस घटनाक्रम के आगे जब आते हैं तो इसी से तो बलात्कारियों का मन बढ़ा और भाजपाई गुंडों ने बीएचयू आईआईटी में बंदूक के नोक पर एक बेटी के साथ बलात्कार किया। बीएचयू आईआईटी का प्रशासन, जिला प्रशासन, भाजपा के लोग किस तरीके से दबाव बनाए। वो बेटी अपना भविष्य अधर में छोड़कर, पढ़ाई छोड़कर वो वापस घर चली गई। और जब वो घर चली गई तो पक्ष को कमजोर करके उन दरिंदों को जमानत मिली और उनको हूटर की गाड़ी से भाजपा के विधायक स्वागत करके ला रहे थे, जैसे उसने जंग जीती हो। बलात्कार जैसा जघन्य अपराध करने वाले का स्वागत करती है भाजपा। गुजरात का भी यही कल्चर है। बिल्किस बानो मामले में बलात्कारियों को स्वागत किया जा रहा था। धन्यवाद है, उस टाइम सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्णय किया कि ना, ये हो ही नहीं सकता, इसको तुरंत जेल में डालो। हाई कोर्ट के फैसले को पलटते हुए जेल में डाल दिया गया। तो यहाँ विरोध के स्वर को हमेशा कुचलने की साजिश। मैंने आपको बताया कि केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री से मैंने सवाल किया और मुझे अरेस्ट किया गया। कल प्रदर्शन था लखनऊ में और परसों सुबह से ही
कांग्रेस के कार्यकर्ताओं नेताओं को घर जाकर हाउस अरेस्ट किया जा रहा था। बावजूद इसके इतनी भारी संख्या में जो लोग लखनऊ पहुंचे विधानसभा घेराव के लिए, वहां बैरिकेड लगा के, और बैरिकेड इतना बड़ा होता है भैया, बैरिकेड नहीं, अंग्रेजों के जमाने में इतना बड़ा बैरिकेड नहीं होता था कि आदमी से ज्यादा ऊंचा दीवार खड़ी कर दी। और जिस तरीके से लाठीचार्ज किया, कांग्रेस के लोग घायल हुए, वो निंदनीय है। ये सरकार अपने खिलाफ एक भी आवाज नहीं सुनना चाहती है। ये बड़ा कारण है कि तानाशाह ये मानता है कि उसके अलावा कोई है ही नहीं, और लोकतंत्र में सवाल का अधिकार हमारा है, ये संवैधानिक अधिकार है, हम प्रोटेस्ट कर सकते हैं। आप उठा के देख लीजिए कि कांग्रेस की सरकार में जब कंप्यूटर ला रहे थे तो वाजपेयी जी संसद का घेराव बैलगाड़ी से करते हैं। लॉ एंड ऑर्डर उस टाइम भी मेंटेन था। लॉ एंड ऑर्डर के नाम पे विपक्षी दलों के कार्यकर्ताओं नेताओं का दमन अलोकतांत्रिक, असंवैधानिक है। और जो भाजपा लोकतंत्र में विश्वास ही नहीं करती, जो भाजपा गरीब अमीर दोनों में भेद करके चलती है, गरीबों से लूटो और अमीर अडानी अंबानी को सब दे दो। मैं देख रहा था एक बोर्ड अभी, अब अडानी एसीसी हो गया है। जिस बात की बहुत चर्चा हो रही थी, अडानी ने एसीसी का अधिग्रहण कर लिया। तो सब चीज गरीबों से लूट कर अमीरों को देना इस सरकार का नियत है, मनसा है। अगर लोकतंत्र में विश्वास रखती तो लोगों के विकास में, लोगों के विकास की बात सोचती। यहाँ सिर्फ और सिर्फ लोगों को लूटना है और अपने अमीर मित्रों को खुश करना है। 885 करोड़ रुपए खर्च करके मोदी जी विदेश यात्रा क्यों कर रहे थे? ट्रंप की मदद करने के लिए, अपनी एप्स्टीन फाइल को दबाने के लिए। यही तो है। ट्रंप ने इतना खुली बात कह दी कि मैं चाहूं तो मिनट भर में उसका राजनीतिक कैरियर बर्बाद कर सकता हूं, और मोदी जी चुप। 2025 का वीडियो बता रहे हैं कि वो उस समय मजाक में किया था वो बात। हाँ, ए भाई, मान लिया वो बात मजाक है, तो ट्रेड डील जो हुई है, जो हमारा 3% टैरिफ था, वो 25 हुआ, फिर 18 कैसे हो गया? मतलब आज जो हम 103 रुपए का सामान बेच सकते थे, वो हमारा सामान बिक जाता है या 118 में बेचेंगे तब बिकेगा? बांग्लादेश वही कपड़ा 100 रुपए में बेचेगा, हमारा कपड़ा कोई लेगा? जो 50 बिलियन डॉलर की डील थी कि उतना हमको अमेरिका से इंपोर्ट करना है, अब वो 500 हो गया। क्या हम इंपोर्ट करेंगे? जब वहाँ फूड प्रोडक्ट, अनाज, ये सब जब हम वहाँ से इंपोर्ट करेंगे तो हमारे किसानों का क्या होगा? हमारे पशुपालकों का क्या होगा? तो देश को ऐसे ही गिरवी रखा। यहाँ नील की खेती होती थी और इंग्लैंड का दबाव था कि आप कपड़ा इंग्लैंड से खरीदेंगे। यहाँ से कपास, नील सब जाता था और कपड़ा हम वहाँ से खरीदे। इसी के लिए तो हमने कहा था स्वदेशी आंदोलन। ये स्वदेशी का स्वान रचने वाले, अभी ताजा मामला है, वो मंत्री जी हैं जो हरदीप नहीं, ठाकुर साहब, अनुराग ठाकुर, स्वदेशी स्वदेशी चिल्लाते हैं और अपना 85,000 का विदेशी बेल्ट पहनते हैं। तो ये कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं। हरदीप पुरी जिस तरीके से एप्स्टीन के साथ अपने संबंधों को स्वीकार करते हैं, अब तक उनका इस्तीफा हो जाना था। अब आप सोचिए कि जो जो खुलासे, जो जो बातें हो रही हैं, अगर ये कांग्रेस की सरकार में हो रही होती, कांग्रेस के नेताओं मंत्रियों पे ये बात हो रही होती, तो क्या हो रहा होता? लेकिन एप्स्टीन फाइल में जो प्रधानमंत्री हैं उनका नाम आया है, आपके ही सांसद भी हैं, तो उनका नाम सिर्फ आया है, उसमें ऐसा कुछ जिक्र नहीं है जिसको प्रधानमंत्री को सीधे तौर पर देखा जाए। उसमें जो नाचने गाने की बात हुई है या जो हुई है, उसमें उस कल्चरल प्रोग्राम के रूप में देखा जा रहा है। अब छोटी बच्चियों के साथ नाचना कल्चरल प्रोग्राम है? ये दरिंदा था एप्स्टीन। देह व्यापार का वो विभत्स रूप था। उसके साथ मोदी जी का नाम आना अपने आप में शर्म की बात है। देश, मुझे वो बात याद आती है, वो एक लाइन है, हम क्या थे, क्या हो गए और क्या होंगे अभी। नेहरू की चर्चा आइंस्टीन के साथ होती थी और नरेंद्र मोदी की चर्चा एप्स्टीन के साथ होती है। ये देश का पराभव नहीं है तो क्या है? सम्मानित आदमी का, विद्वान आदमी की चर्चा
बड़ी बड़ी हस्तियों के साथ होती है, सम्मानित लोगों के साथ होती है, और जो घृणित लोग होते हैं उनका ही संबंध घृणित लोगों के साथ होता है। अब इससे आगे मुझे कुछ नहीं कहना। नहीं, अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं ट्रम्प, उनका नाम कितनी बार आया है, उनकी बहुत सारी चीजें हुई है, लेकिन वहां पर इस तरीके से कुछ ऐसा तो लग नहीं रहा है कि उनका इस्तीफा हुआ हो। तो भारत के प्रधानमंत्री का नाम केवल आ जाने से एक बार नहीं, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी क्यों नहीं कहते कि नहीं ये बातें गलत हैं? भारत के प्रधानमंत्री क्यों नहीं बोलते कि जो ट्रंप कहते हैं वो झूठ बोलते हैं? भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो मुखरता से कांग्रेस पंडित नेहरू के खिलाफ जहर उगलते रहते हैं, वो 2 लाइन क्यों नहीं बोल देते हैं कि ट्रंप झूठ बोल रहा है, ट्रंप ने साजिश की है? अरे भारत इतना हल्का देश नहीं है, संप्रभु राष्ट्र है, और भारत की वो हैसियत रही है कि वही अमेरिका आंख तड़ेरता रहा और इंदिरा जी ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए। अगर प्रधानमंत्री की कोई नस नहीं दबी है, कोई ऐसी बात नहीं है, तो प्रधानमंत्री जी को खुद सामने आना चाहिए। तो वो उनको कहना कि अमेरिका दब रहा है, तभी तो टैरिफ कम हुआ है। ये हमारी एक बहुत बड़ी सही बात है, सही बात है। बेसिकली पहले 3% था, वो 25% किया, फिर 18 कर दिया। मोदी जी उसी स्टाइल के आदमी है ना भाई। ऐसा है कि 69 रुपए का जो पेट्रोल था वो ले गए मोदी जी 100 रुपए और 2.5 रुपए कम कर दिया। यही स्टाइल है भाई। 390 रुपए का जो सिलेंडर था उसको पहले 1200 किया, उसके बाद 200 रुपए कम कर दिया। कम तो हो गया जी, ताली बजाओ। कि जो भारत के प्रधानमंत्री हैं और भारत के कैबिनेट मिनिस्टर हरदीप पुरी, उनका नाम आता है, हमको उस पर चिंता करने की आवश्यकता है। हमको उस पर सोचने की जरूरत है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री का नाम ऐसे घृणित व्यक्ति के साथ आया कैसे? बिना आग के तो धुआं नहीं उठेगा। पवन खेड़ा ने जो सवाल उठाया कि बिल गेट्स को यहाँ पर बुलाया गया, जिस तरीके से स्वागत किया गया केरल में, और उसके बाद AI समिट के दौरान बात हो रही है जिस तरीके से, बेसिकली अब चोर चोर मौसेरे भाई। अब मोदी का नाम आया, बिल गेट का आया, तो जब मोदी जी महान हैं तो भाजपाइयों के लिए बिल गेट्स भी महान हो गया। तो सवाल तो ये है ना कि जो घृणित होगा उसको क्या एलर्जी होगी घृणित लोगों से? जो सम्मानित होगा, इज्जतदार होगा, वो न सोचेगा कि हमारा नाम किसी गलत आदमी के साथ ना आए। चोर तो चोर का सम्मान करेगा ही, एक छोटा चोर एक बड़ा चोर, एक छोटा व्यभिचारी एक बड़ा व्यभिचारी, तो उसको तो इसी में फायदा है। एक छोटा गुंडा, गली का गुंडा जो होता है ना, जब माफिया के साथ उसका नाम जुड़ जाए, उसके साथ फोटो खिंचवा ले, तो अपने आप को भी बहुत बड़ा मानने लगता है। अब ये मत कहना कि ये किसके लिए कह रहे हैं। तो क्या लगता है कि ये इसमें अभी कुछ फाइलों में कुछ और भी खुलना बाकी रह गया है? देखिए, ऐसा है कि अभी खबर आई है कि बहुत सारी चीजें अभी खुलनी है, लेकिन हमको इस बात से ज्यादा कष्ट होता है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री का नाम है और उस पर कोई बात नहीं करना चाहता। संसद उनको बाधित सब अब सत्ता करने लगी है। चीन जैसे संवेदनशील मामले पे कोई चर्चा नहीं होती है। हमारे जनरल की किताब पे चर्चा नहीं हो सकती है। जो देश की स्थिति और सीमाओं की बात उसमें लिखी गई है, संसद में नहीं बोलने दी जाती है। ये सब चिंताजनक बातें हैं। अभी ओम बिरला जी गए हैं बांग्लादेश, प्रधानमंत्री को बधाई दे रहे हैं। वहाँ हिंदुओं का एक तरफ अत्याचार होता है, दूसरी तरफ ओम बिरला जी बधाई देने चले जाते हैं। ये सब मामले आपसी में कंट्रोवर्सी क्रिएट करने वाले हैं और इस पर कोई जवाब नहीं दे रहा है। और कुल मिलाकर आज के समय में मैं एक बात कह सकता हूं कि देश में एक ऐसी सरकार है जो कि सबके प्रति गैर जिम्मेदार, गैर जवाबदेह है। न युवाओं के जवाब दे रही है, न पत्रकारों के जवाब दे रही है, न किसानों के जवाब दे रही है, न महिलाओं के जवाब दे रही है, न ही विपक्ष की जवाब दे रही है। एक अंतिम सवाल है कि गलगोटिया यूनिवर्सिटी का जिस तरीके से एक्सपोज हुआ अभी कि चीन ने फिर बयान दिया, तब जाकर के पता लगा कि ये तो चीन का था रोबोट, और उसके बाद दावा किया जा रहा था कि और प्रधानमंत्री के AI समिट के इतने बड़े कार्यक्रम के दौरान जहां पर विदेशी हस्तियां भी शामिल हैं। देखिए, ऐसा है कि ये तो भारत को अपमानित करने वाली बात है और इन सारी चीज़ों को पहले ही देखा जाना चाहिए था। भारत के जो IT मिनिस्टर हैं उनको देखना था, सरकार को देखना था कि इस तरीके की फर्जी चीज़ें वहाँ न आए। और जिस तरीके से AI समिट के पहले ही दिन जिन लोगों ने पैसे दे के वहाँ जो अपनी चीज़ों को लेके आए थे, प्रधानमंत्री के आते ही उनको बाहर खदेड़ दिया गया। ये सब बहुत भारत की अस्मिता, सम्मान को गिराने वाली बात है। हाँ,
एक तरफ ये है कि मोदी जी हर चीज़ का नाम बदल के अपना बताने में लगे रहते हैं, तो उनको जो चेले चाटे हैं, जो उनके रील मंत्री हैं, वो भी नाम बदल बदल के चाइना की चीज़ को अपना बताने में गलगोटिया यूनिवर्सिटी का साथ दे रहे हैं। तो ये बात तो अश्विनी वैष्णव जी को बताना चाहिए कि रील बनाने में इतने मस्त थे कि इतना बड़ा अपमान हो गया देश का, देश हंसी का पात्र बन गया। इसके लिए उनको देश से माफ़ी मांगनी चाहिए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। आपका क्या इस पे राय है, बनारस में जिस तरीके से जो कुछ बुलडोज कर करके विकास के नाम पर किया जा रहा है, उसको लेकर के कमेंट करके जरूर बताइएगा। देखते रहिए फोरम 4। नमस्कार। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।